स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। आपको बता दें कि राजस्थान के नए सीएम का ऐलान कर दिया गया है। राजस्थान में बीजेपी ने ब्राह्मण चेहरे को जगह दी है। बीजेपी के मजे हुए कार्यकर्ता रहे हैं। भजन लाल भरतपुर के रहने वाले हैं, सांगनेर विधायक हैं। भजन लाल शर्मा होंगे राजस्थान के नए सीएम। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। भजन लाल शर्मा होंगे राजस्थान के नए सीएम। विधायक दल की बैठक में लिया गया है फैसला। विधायक दल की बैठक में लिया गया है फैसला। बीजेपी दल की बैठक में फैसला लिया गया है। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में बीजेपी ने सीएम फेस का ऐलान कर दिया है। अब राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा होंगे। जयपुर में विधायक दल की बैठक में इसको लेकर फैसला लिया गया है। भजन लाल शर्मा विधायक दल के नेता चुने गए हैं। पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया। भजन लाल शर्मा सांगनेर से विधायक है। मूल रूप से भरतपुर के रहने वाले हैं। संगठन में लंबे समय से कार्यरत रहे हैं। प्रदेश महामंत्री के तौर पर कार्य करते रहे हैं। बीजेपी ने उन्हें पहली बार जयपुर की सांगनेर जैसी सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ाया और मौजूदा विधायक अशोक लाहोटी का टिकट काटकर भजन लाल शर्मा को प्रत्याशी बनाया था। सांगनेर सीट भाजपा का गढ़ कही जाती है। भजन लाल शर्मा ने कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज को करीब 48,081 वोटों से शिकस्त दी थी। सांगनेर विधानसभा से विधायक है भजन लाल शर्मा। और अपडेट आपको बता देते हैं कि भजन लाल शर्मा राजभवन के लिए निकल चुके हैं। सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे राज्यपाल को। राजस्थान बीजेपी के महामंत्री है भजन लाल शर्मा और पहली बार के विधायक है भजन लाल शर्मा। और हमारे साथ गिरधर शर्मा जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार है जुड़ चुके हैं। गिरधर जी बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका के न्यूज में। अगर हम बात करें भजन लाल शर्मा की, बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में आदिवासी चेहरा रखा। मध्य प्रदेश की बात करें तो बीसी वर्ग से आते हैं, उन्हें मोहन यादव उनको रखा। और अब राजस्थान में ब्राह्मण चेहरा। जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए ये तो साफ है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसका संग्राम शुरू हो चुका है। और ये 2024 के चुनाव कहीं ना कहीं जाति आधारित होंगे। हाँ, नमस्कार जी। जी आवाज आ रही है? जी जी, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो हमेशा सरप्राइज करते हैं हर क्षेत्र में। और उन्होंने इस बार भी तीनों राज्यों में ऐसे सरप्राइज नाम किए जिनकी कहीं चर्चा नहीं थी ज्यादा। हाँ। ना भजन लाल शर्मा जो आज नए बने हैं उनकी तो कोई चर्चा नहीं थी, और जैसा आपने बताया पहली बार विधायक बने। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री और अमित शाह एक तीर से कई निशाने साधते हैं। पहला निशाना उनका ये संशय कि हम किसी भी नए कार्यकर्ता को भी जो पहली बार विधानसभा में जीता हो उसे भी विधायक बना सकते हैं, उसे मुख्यमंत्री बना सकते हैं। यह उनका संदेश है कि कोई भी निराश ना हो। सिर्फ बड़े बड़े नामों पर ही हम चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि हम किसी नए को भी मौका दे सकते हैं। तो इससे क्या फायदा होता है संगठन में कि जितने भी कार्यकर्ता होते हैं वो पूरे जोश के साथ पूरे देश में काम करते हैं कि हमारा भी नंबर कभी भी आ सकता है। क्योंकि अब अगर नंबर पुराने ही जो नेता है उनका ही आता रहेगा तो फिर जो नीचे वाला कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनने के लिए आपका वरिष्ठ होना जरूरी नहीं है। उसमें क्या होता है कि हर कार्यकर्ता अपनी पूरे मनोयोग से पूरी शक्ति के साथ काम करता है। ये तो एक तीर हुआ। दूसरा जो निशान, उन्हें एक तीर से दूसरा निशाना साधा
वो जाति का साधा, जैसा आपने बताया कि ब्राह्मण चेहरा लाके उन्हें पता है कि अब जो 24 में पूरे देश में ब्राह्मण तो जाति है ही है, और कहीं भी देखिए उत्तर प्रदेश से लेकर कहीं तक भी कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं था। तो उन्होंने ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाकर ये कहा कि हम सबको समान मानते हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि गरीब एक जाति है, महिला एक जाति है, और वो जातिवाद पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते, जो उनके भाषणों में प्रतीत भी होता है। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए सब समान है। तो उन्होंने एक संदेश दिया है कि देखिए ओबीसी बना दिया है ना, वहां पर अपना मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में उन्होंने आदिवासी बना दिया, और अब उन्होंने राजस्थान में ब्राह्मण चेहरा बना के, ऊंची जाति का ब्राह्मण चेहरा बना के ये संदेश देने का काम किया है कि हम जो है सब हमारे लिए बराबर हैं, सिर्फ कार्यकर्ता और सेवा भावना होनी चाहिए संगठन की तरफ से भी, क्योंकि वो संगठन मंत्री 2 बार रह चुके हैं भजन लाल, और उन्होंने संगठन का तो दायित्व उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से निभाया। अब देखना पड़ेगा कि उन्होंने प्रशासनिक अनुभव वो किस तरीके से निभाते हैं। कहावत है कि जब खुदा हुस्न देता है तो नजाकत आई जाती है। उन्हें प्रशासनिक अनुभव नहीं है, लेकिन अब उन्होंने रिस्क लिया है, दांव दिया है, तो अब मोदी का साथ है, शाह का साथ है, और वहां के संगठन का भी साथ, क्योंकि संगठन मंत्री हो रहे हैं, तो प्रशासनिक अनुभव भी वो अपना दिखाएंगे। मुझे अच्छी तरह याद है, हरियाणा में भी अचानक खट्टर साहब का नाम अचानक ही आया था, कोई उन्हें सांगठनिक अनुभव नहीं था। ऐसे ही उत्तराखंड में जब उन्होंने धामी का नाम लिया तो उन्हें सांगठनिक अनुभव कुछ नहीं। ठीक है, और वापस आएंगे आपके पास गिरधर जी। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कलराज मिश्रा से मिले हैं यहाँ पर भजन लाल शर्मा, राज्यपाल कलराज मिश्रा से मिला है यहाँ पर, और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। आप यहाँ पर राजनाथ सिंह को भी तस्वीरों में देख पा रहे हैं। सीधी तस्वीरें, राजनाथ सिंह भी यहाँ पर तस्वीरों में मौजूद हैं। राज्यपाल कलराज मिश्रा से मिलने के लिए पहुंचे हैं। विधायक दल की बैठक में भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए सीएम घोषित किए गए हैं। ये तस्वीरें, और यहाँ पर आपको तस्वीरों में वसुंधरा राजे भी नजर आ रहे हैं। राजस्थान के राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं भजन लाल शर्मा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राजस्थान के राज्यपाल से मिलने पहुंचे भजन लाल शर्मा। गिरधर जी हमारे साथ यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। गिरधर जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। जी, मैं ये कह रहा था कि जो तीसरा निशाना, जो मैंने अभी 2 निशाने बताया आपको, एक तीसरा निशाना ये है कि जो भी फाइनल करूंगा मैं ही करूंगा। मतलब जब मेरे नाम से ही आपको वोट पड़े हैं, मेरे नाम से ही तीनों राज्य जीते हैं, और मोदी की गारंटी के नाम से ही अगर आपको सत्ता मिल रही है, या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, तो उन्होंने सब कुछ तौलकर, सब कुछ जाति समीकरण बिठाकर, और प्रशासनिक अनुभव जो भी जिसको जैसा नहीं है या कम है ज्यादा है, उस सबको तोल मोड़ कर उन्होंने कहा कि फाइनल नाम मैं ही करूंगा। और ये खासियत है कि इवन मुझे लगता है कि जब वो पर्ची उनके हाथ में थी, तो वो बिल्कुल, तो उससे पहले किसी को नाम भी नहीं पता होगा कि क्या नाम था, कौन मुख्यमंत्री बन सकता है तीनों राज्यों में। वो सरप्राइज नाम उसी टाइम ही खुलता है पर्ची से, और उसी टाइम ही पता चलता है कि ये नाम वहां पर आया है। तो ये मोदी की और शाह की रणनीति की खासियत है कि वो सरप्राइज करते हैं। बिल्कुल, इतना सरप्राइज कर दिया कि अब तो सूत्र भी अपनी बातों को बताने से इनकार ही कर रहे थे कि अब सूत्र भी क्या ही बताएं, क्योंकि बात सही साबित होने वाली थी नहीं। भजन लाल शर्मा जी, जिनका नाम दूर दूर तक नहीं था, और सडन उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया है, ये बड़ी बात है। लेकिन मैं यहाँ पर गिरधर जी देखिए, एक बात और निकलकर मुझे लगता है कि हमें समझनी होगी। बीजेपी में ये चीज हमें देखने को मिली, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो। देखिए छत्तीसगढ़ में कयास थे। अगर हम बात करें, देखिए बीजेपी जीतने के बाद अगर हम एनालिसिस की बात करें, तो जो किया गया एक मोटा मोटे तौर पर था कि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को मुख्यमंत्री बना देंगे, मध्य प्रदेश में शिवराज जी को बना देंगे, राजस्थान में वसुंधरा राजे को बना देंगे। लेकिन ये बिल्कुल तस्वीर अलग हो गई। छत्तीसगढ़ में किसी और को बना दिया, मध्य प्रदेश में किसी और को बना दिया, और अब राजस्थान में भी किसी और को बना दिया। लेकिन
यहाँ पर बड़ी चीज ये है कि हम देख रहे हैं कि स्वीकारता है हर चीज की। अगर केंद्र ने कह दिया कि ये व्यक्ति मुख्यमंत्री है तो ये स्वीकार किया जा रहा है और आप इसमें इफ और बट नहीं है। लेकिन कांग्रेस में हमेशा हम देखते हैं कि ये चीज देखने को नहीं मिलती। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो कुछ भी घमासान हुआ, जिसकी वजह से ये चुनाव हारे भी, अशोक गहलोत जी कहीं ना कहीं अपना दमखम लेकर बैठ गए, वो शक्ति प्रदर्शन करने पर उतारू हो गए। यहां बीजेपी में ये खासियत है कि बीजेपी के लोग ऐसा नहीं करते। बीजेपी के लोग अंदर खाने में भले ही नाराज हो, मुंह फुलाकर बैठे हों, लेकिन ये चीजें पब्लिक डोमेन पर नहीं आ पाती। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और अनुशासन जो पार्टी के अंदर शुरू से जाना जाता है और माना जाता है कि अनुशासित पार्टी है, बहुत रेयर ऑफ रेयर केस में कोई बगावत करता होगा, लेकिन ज्यादातर जब भी कोई हाई कमांड कोई फैसला लेता है तो उसे सारे एक सिपाही की तरह अनुशासन की तरह उसे लेते हैं। एक भारतीय जनता पार्टी सिपाही की तरह, भले ही चेहरे जो आप फोटो दिखा रही हैं उनपे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का चेहरा काफी उतरा हुआ सा दिख रहा है, जो आपने अभी पिक्चर दिखाई है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन और दिया कुमारी जी भी साथ में है, उनका भी चेहरा बहुत ज्यादा वो हर्षोल्लासित नहीं है। लेकिन अनुशासन है पार्टी के अंदर अभी। और अब देखिए अभी वो किस तरह से संगठन को किस तरह से प्रशासन को चलाते हैं। क्या वसुंधरा राजे आगे, जैसे उन्होंने शुरू में करा कि कई विधायकों से मिल रही थी वो शुरू से कई दिनों से, और अभी आज सुबह तक भी वो मिलती रही कई विधायकों से, 20 विधायकों से वो आज भी मिली हैं। तो वो आगे रणनीति क्या करती है, मुझे लगता नहीं वैसे कोई मोदी शाह या संगठन के खिलाफ कोई काम करने की हिम्मत जुटा पाएगा। लेकिन कह कुछ नहीं सकते। देखिए राजनीति है, सबकी इच्छाएं होती हैं, और जब इच्छा मरती है या इच्छा नहीं पूरी हो पाती तो कई बार आदमी को कुछ निर्णय लेता भी है गुस्से में या क्षोभ में आकर। लेकिन इस पार्टी के अंदर हमेशा अनुशासन रहा है, और ऐसा किसी ने बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा होते हुए भी अनुशासन को तोड़ा नहीं है। देखिए आखिर क्या होता है। बिल्कुल नए चेहरे हैं, और नए चेहरे किस प्रकार से इन बड़े नेताओं को संभाल पाएंगे, ये बड़ी देखने वाली बात होगी। क्योंकि बहुत बड़े बड़े नेता हैं, किरोड़ी लाल मीणा, आप केंद्रीय देखिए कितना बड़ा नाम है ना, वसुंधरा राजे सिंधिया, और ये उधर शिवराज सिंह चौहान, ऐसे और भी जो केंद्रीय मंत्री थे और जो सांसद थे उनको विधायक लड़ाया गया, लेकिन उनको कुछ नहीं बनाया। ऐसे कई है, तो उनको संभालना, उनको क्या आगे मिलेगा, केंद्र में दायित्व मिलेगा या मोदी उन्हें केंद्र में कुछ एडजस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तो सब कुछ अनुशासित है, इसमें तो दो राय नहीं। जी मैं अनुशासन के मामले में बिल्कुल यही कहना चाहूंगा कि बीजेपी में ये कम, जो आप जैसा आपने कहा, कांग्रेस में तो अमूमन दिखाई देता है, लेकिन बीजेपी में ये अनुशासन काफी बना रहता है। बिल्कुल। प्रदीप आजाद जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कल तक तो हैरानी हो रही थी मुख्यमंत्री के जो भी नाम की घोषणा हो रही है, लेकिन आज ज्यादा हैरानी इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये कहीं ना कहीं पता था कि जिन लोगों के नाम रेस में हैं वो लोग तो बिल्कुल मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले, कोई अलग नाम ही आएगा। और एक्सपेक्टेड देखिए, जैसे कि भजन लाल शर्मा जी को, जिनका नाम रेस में था भी नहीं, एक बार के विधायक हैं, इसी बार विधायक बने हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो बहुत सारी समीकरणों को साधने की कोशिश कर रही है। ऐसा साफ तौर पर ये जो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट जो बनाए गए हैं, इनको देखकर लगता है। क्या आपका एनालिसिस है? देखिए, यहाँ पर जाहिर सी बात है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने जो चौंकाया, राजस्थान में भी ठीक उसी तर्ज पर ये सियासी कहानी लिखी गई। जहां तक बात नए सीएम भजन लाल शर्मा की है, आपको बताएं कि भजन लाल शर्मा मूलतः भरतपुर के रहने वाले हैं और भरतपुर से ही इन्हें इलेक्शन लड़ना था। इनकी तैयारी भरतपुर से ही थी। सांगानेर, जयपुर के सांगानेर से इन्हें जो आखिरी वक्त पर टिकट दिया गया, उससे बीजेपी के भी यहाँ के जो लोकल लीडर्स थे उनको भी काफी नाराजगी यहाँ पर थी कि भाई बाहरी उम्मीदवार को आपने राजस्थान में लेकर आए। क्योंकि उससे पहले यहाँ पर जो एक राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार गोपाल शर्मा थे, वो कतार में लगे हुए थे। उनके अलावा कई लोग कतार में थे जो ये मान रहे थे कि सांगानेर से उन्हें टिकट मिलेगा। आपको एक चीज और बताता हूं कि सांगानेर एक वो सीट मानी जाती है जयपुर की कि जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर बीजेपी के टिकट पर लड़ता है वो जीत उसकी सुनिश्चित है।
और यही कहानी यहाँ पर इस बार भजनलाल शर्मा के साथ हुई। अच्छे मतों से कांग्रेस के उम्मीदवार जो पुष्पेंद्र भारद्वाज थे, जो कहते थे कि लगातार 5 साल मैंने यहाँ काम किया, उनको भी भजनलाल शर्मा ने यहाँ पर शिकस्त दी। अब बात करें अगर सीएम चेहरे को लेकर, जो सीएम की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है, वो भी मुझे लगता है कि राजस्थान में 115 विधायक सुबह से ये सोच रहे होंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि लॉटरी में उनके नाम की पर्ची निकल जाए। और कुछ ऐसी ही कहानी भजनलाल शर्मा के साथ भी हुई है, जिन्हें शायद उम्मीद नहीं थी। लेकिन कल शाम रात से कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ समर्थक सोशल मीडिया के जरिए इन बातों को कर रहे थे कि इस बार सांगानेर को कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। और वो खुशखबरी ये थी, ये शायद भजनलाल जी को भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, उन्हें भी नहीं जानकारी होगी। लेकिन इस बार देखिए, जातिगत समीकरणों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने भजनलाल शर्मा यानी ब्राह्मण यानी सामान्य जाति को भी साधा है। वासुदेव देवनानी, जिन्हें विधानसभा का स्पीकर बनाया गया है, उनको भी साधा है। दिया कुमारी एक राजपूत चेहरा है, उन्हें भी साधा गया है। प्रेमचंद बैरवा, जिन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है, उन्हें भी साधा गया है। यानी जो कहानी लिखी गई है, उसमें कोई भी किरदार ऐसा नहीं है जो अछूता हो। और सबसे बड़ी चीज, एक संयोग, मैं अभी सोच भी रहा था इस चीज को, कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जोधपुर के सरदारपुरा से आते हैं और वर्तमान अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी जयपुर के सांगानेर से आते हैं। यानी राशि वही है, नाम कुछ अलग है। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा ये कि अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव में ये जो तमाम जो तैयारियां की गई हैं केंद्रीय नेतृत्व की ओर से, ये कितनी कामयाब होती है, क्योंकि ये एक तरीके से बड़ा सेमीफाइनल है, एक मजबूत सेमीफाइनल इसे माना जा सकता है इन विधानसभा चुनाव को, इन तीनों राज्यों में। और जिस तरीके से बीजेपी ने अपना दमखम यहाँ पर दिखाया, बहुमत जो दिखाया, वो तो कामयाब रहे। लेकिन लोकसभा में कहानी क्या होगी, वो एक देखने वाली बात होगी। बिल्कुल प्रदीप जी, देखिए आगे लोकसभा पर भी बात करेंगे। पॉलिटिकल एनालिस्ट गोविंद वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोविंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सवाल आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले जयपुर से हमारे संवाददाता सुनील कस्वा जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या कुछ अपडेट है? भजनलाल शर्मा के नाम पर मोहर लगा दी गई है और ये कहीं ना कहीं इसने सभी को चौंका दिया है इस नाम ने। क्या कुछ अपडेट है और किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, भजनलाल शर्मा के जो समर्थक है उनमें खुशी की लहर है और भजनलाल शर्मा को आखिर राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया गया और अभी राज्यपाल से मिल रहे हैं। और राजनाथ सिंह भी उनके साथ में, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वो भी उनके साथ में है। जो 2 डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी हैं, वो भी राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं। बिल्कुल, अपने पहले कहते हैं कि बहुत ही चौंकाने वाला नाम, इस नाम जो भजनलाल शर्मा जो है, नाम किसी भी मीडिया हाउस ने इस नाम को नहीं चलाया था। एक बार फिर मोदी जी ने एक अलग ही नाम है, सब 2 राज्यों में जो पहले नाम किया था, इस बार राजस्थान में भी चौंकाने वाला नाम है। यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पे नाम की घोषणा कर दी थी। अब सबसे बड़ी चुनौती भजनलाल शर्मा के सामने रहेगी कि बेरोजगारी यहाँ का मुद्दा, आने वाले 4-5 महीने बाद जो लोकसभा चुनाव है वो मुद्दा रहेगा। ओपीएस, पुरानी पेंशन स्कीम है, किस प्रकार से देखते हैं। राजस्थान पे अभी कितना कर्जा जो पिछली सरकार छोड़ के गई है, उस कर्जे से उभरना, ये बड़ी चुनौतियां भजनलाल शर्मा के सामने रहेंगी। और भजनलाल शर्मा वो सांगानेर विधानसभा सीट से इस बार 50,000 से अधिक वोटों से जीत के आए थे और इसके पहले गोपाल शर्मा वहां से टिकट मांग रहे थे, लेकिन गोपाल शर्मा को सिविल लाइन से टिकट दिया गया, भजनलाल शर्मा को सांगानेर से टिकट दिया गया और दोनों ही प्रत्याशी वो जीत के आए। दिया कुमारी की बात करें, दिया कुमारी जहां से आज तक भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है, वहां तक वो विजयी होकर आई है। अपन स्वयं मधुपुर की बात करते हैं, वहां से वो जीत के आई थी। राजसमंद की बात करें तो वहां से लोकसभा का चुनाव वो जीत के आई थी और इस बार विद्याधर से उनको भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जताया और 70,000 से ज्यादा वोटों से वो जीत के और यहाँ पे इस बार डिप्टी सीएम बनी है। जी बिल्कुल सुनील, अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल क्या माहौल देखने को मिल रहा है भजनलाल शर्मा के नाम अनाउंस होने के बाद? कार्यकर्ताओं में किस तरीके का उत्साह है या कहीं नाराजगी दिख रही? क्योंकि वसुंधरा राजे की बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो वो उनके चेहरे पे दर्द साफ नजर आ रहा। बिल्कुल, भजनलाल शर्मा के जो कार्यकर्ता हैं उनमें बहुत ही खुशी की लहर है। सब लोग पटाखे फोड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर पे जश्न का माहौल है और ये जो नाम पर्ची निकला गया थी, वसुंधरा राजे की सहमति के बिना ये नाम संभव नहीं था और वसुंधरा राजे को कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व ने मनाने के बाद इस नाम पे सहमति जताई होगी। और अभी गवर्नर से मिलने के बाद के अंदर ये तय माना जा रहा है कि लगभग 15 तारीख को
मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो सकता है, क्योंकि 15 दिसंबर को भजनलाल शर्मा का जन्मदिन है और इससे बड़ी उनके लिए और कोई उन दिन उनके लिए शायद हो नहीं सकता। तो सूत्रों से ये हो कि 15 तारीख को है वो मंत्रिमंडल की घोषणा हो सकती है, सब मुख्यमंत्री पद की ग्रहण हो सकता है। जी बिल्कुल, वापस आएंगे सुनील आपके पास। गोविंद वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद जी, क्या कुछ सबसे पहले तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया है? भजनलाल शर्मा जी को राजस्थान की कमान सौंप दी गई है। सभी को हमारा नमस्कार, सभी पैनल को, साथ साथ आपको भी मेरा नमस्कार जी। जो भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया है, हर जगह चेहरे नए लाए हैं, चाहे एमपी हो, तीनों स्टेट में नए चेहरे लाए हैं। ये मोदी जी की नई रणनीति है और ये रणनीति कैसे सक्सेस होगी, क्योंकि सीनियर लीडर बहुत हैं और ये निश्चित तौर पर 2024 में इसका विरोध सामने देखने को मिलेगा आपको। साथ साथ तीनों जगह, तीनों स्टेट में जो इन्होंने किया, जाति जनगणना का बार बार हर जगह मुद्दा उठाया जा रहा था, जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी, राहुल जी, नीतीश जी, जाति जनगणना, तो हर जगह एक एक चेहरा उन्होंने, एक जगह ब्राह्मण का चेहरा रख दिया है, एक स्टेट में उन्होंने जो है ओबीसी का चेहरा, तीसरी जगह एससी का चेहरा। अब इसमें मोदी जी कितना कामयाब होते हैं आगे चल के, ये अभी देखने का विषय होगा 2024 के वोटिंग में। ये मेरा कहना है। प्रदीप जी, देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर जो समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि ओबीसी वर्ग, ब्राह्मण और अगर हम बात करें आदिवासी चेहरा लाकर, यहाँ पर कल मैं देख रही थी सोशल मीडिया पर कि जो 2 डिप्टी सीएम्स बनाए गए हैं वो ब्राह्मण थे अलग अलग राज्यों में। और कल मैं मीम ही देख रही थी, कहीं पर सोशल मीडिया पर बड़ा ट्रेंड कर रहा था कि ये ब्राह्मण चेहरे क्या डिप्टी सीएम बनने के लिए ही आए हैं। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तस्वीर निकल कर लगाई गई थी और आज ब्राह्मण को मुख्यमंत्री पद पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। एक नई स्ट्रैटेजी देखने को मिलेगी। दूसरी बात ये कि क्या अंतर कलह अब हमें बीजेपी में भी देखने को मिलेगी? एक तरफ मामा नाराज हैं, दूसरी तरफ वसुंधरा राजे हैं और तीसरी तरफ रमन सिंह। देखिए, आपको बताएं कि हर राज्य का अपना एक अलग नेचर होता है। हर छत्तीसगढ़ का अपना नेचर है, मध्य प्रदेश का अपना नेचर है, राजस्थान का अपना नेचर है। यहाँ पर जो आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण को 2 जगह डिप्टी सीएम बनाने की आपने खबरें देखी, देखिए यहाँ पर सभी जो कास्ट के लोग हैं उन्हें साध लिया गया है और ये एक बहुत सोची समझी प्लानिंग है कि कोई भी वर्ग नाराज ना हो, बिल्कुल। लेकिन इसमें एक वर्ग ऐसा है जिन्हें अब लगता है कि मंत्रिमंडल में अहम जगह दी जाएगी, वो राजस्थान के गुर्जर और मीणा। ये 2 समुदाय ऐसे हैं जिनकी अभी तक इन 4 नामों में एंट्री नहीं हुई है। तो अब मुझे जो लगता है कि राजस्थान में जो मंत्रिमंडल का गठन होगा, उस मंत्रिमंडल के गठन में यहाँ पर इन 2 ही जातियों को लिया जाएगा और एक डॉक्टर किरोड़ी मीणा, मुझे लगता है कि उन्हें भी एक अहम जिम्मेदारी यहाँ पर मिल सकती है। और रही बात गुर्जर समुदाय की, तो वहां से भी एक कोई अच्छा नाम वहां पर ले सकते हैं, किसी को भी शामिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज मैं जो आपको अभी बता रहा था कि यहाँ पर 115 विधायक आज सुबह से तैयारी इसी को लेकर थे कि पता नहीं किसकी पर्ची खुल जाए। जब आज फोटो सेशन हुआ, जब राजनाथ सिंह के साथ तमाम विधायकों का फोटो सेशन हुआ, उसमें भी भजनलाल शर्मा चौथी पंक्ति में बैठे हुए थे। ठीक है, यानी इन्हें भी इस चीज का पता बिल्कुल बिल्कुल। प्रदीप जी, मैं इस पर आऊंगी, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और बता दें आपको कि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे भजनलाल शर्मा। ब्राह्मण चेहरे पर यहाँ पर दाव खेला है बीजेपी ने
3 अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुख्यमंत्री ज्योति समीकरण को साधने की कोशिश, चर्चा विस्तार से। और राजस्थान से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, भजनलाल शर्मा होंगे राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। यहां पर चर्चा हम कर रहे हैं कि क्या सियासी दावपेच जो है वो बीजेपी खेलने की कोशिश कर रही है, या ये 2024 का जो आगाज साफ तौर पर हम देख रहे हैं इसका क्या अंजाम होगा, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। प्रदीप आजाद जी फिलहाल हमारे साथ नहीं है। गिरिधर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरिधर जी देखिए, हम यहाँ पर राजनीतिक समीकरण समझने की अगर कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा कि बीजेपी में अनुशासन है, चीजें देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन कला साफ तौर पर कहीं ना कहीं देखने को हो सकता है आगे आने वाले समय में मिले, लेकिन वो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन एक चीज जो गौर करने वाली बात है कि इस बार जैसे कि आपने भी कहा था कि वरिष्ठ जो लोग हैं उनको मौका ना देकर कुछ युवा चेहरों को भी मौका देने की कोशिश की जा रही है। हमने देखा उत्तराखंड में भी धामी जी को मौका दिया गया। बहुत ज्यादा उम्रदराज लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा है, या बहुत लंबे समय से जो लोग काम कर रहे हैं उनको नहीं, अभी जो नए लोग हैं उनको काम करने के लिए कहा जा रहा है। और जो चीज की 2-2 घंटे तक पहले तक इन जो मुख्यमंत्री बनाए गए इन्हें खुद नहीं मालूम था कि ये मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। हम सरप्राइज नहीं है, वो खुद सरप्राइज है कि ऐसे कैसे हो गया। बिल्कुल मोहन यादव जी, जैसे अभी हमारे पत्रकार भाई बता रहे थे कि शर्मा जी चौथी के पायदान पे बैठे हुए थे, ऐसे मोहन यादव भी पीछे बैठे हुए थे। उन्हें भी नहीं पता था, विधायकों की जो सिटिंग क्रम था उसमें पीछे की साइड बैठे हुए थे। लेकिन मोदी तो सरप्राइज करेगा ही, वो तो उनको तो आदत है। अच्छा, मैं एक चीज आपको बड़ी गंभीरता से एक बात बताना चाहता हूँ कि जो भी ये निर्णय होते हैं ना, इसमें संघ की बहुत बड़ी भूमिका होती है। बिल्कुल। और संघ ये चाहता है इस बार कि नई पीढ़ी पैदा की जाए। देखिए, सब पुरानी पीढ़ी जो ठीक है, बहुत सारे वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं सब लोग, लेकिन संघ की एक सोच है कि वो एक नई पीढ़ी ऐसी आए जो आगे देश को संभाल सके, जो देश की कमान या प्रदेशों की कमान संभाल सके। तो आपने देखा होगा ज्यादातर नए चेहरों को बहुत मौके दिए जा रहे हैं। आने वाले समय में अब ये मोदी शाह या जितने भी हमारे राजनाथ सिंह जी हैं या जितने भी नेता हैं, मुख्यमंत्री जितने भी हैं, शिवराज चौहान, ये 15-20 साल की राजनीति कर चुके हैं। 20 कोई 30 साल की राजनीति करता है, कोई 20 साल की राजनीति कर चुका है। अब आगे एकदम से अगर हम नए को एकदम से प्रधानमंत्री बना देंगे या नया देंगे तो एकदम से संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए पुरानों के साथ नई पीढ़ी को जोड़ना, मतलब केंद्र में अनुभवी लोग हैं तो वो जो राज्यों में नए लोग हैं उनको अनुभव देना चाहते हैं, उनको सिखाना चाहते हैं प्रशासनिक या भारतीय जनता पार्टी की सोच को कैसे बढ़ाना है, कैसे देश को चलाना है, कैसे देश की जो समस्याएं उनको दूर करना है। ये सब सिखाने का काम मोदी के नेतृत्व में नई पीढ़ी करेगी। जो नई पीढ़ी तैयार होगी यही आगे जाके केंद्र में जाएगी फिर, और केंद्र में प्रधानमंत्री पद धीरे धीरे आप देखना जब चेंज होगा उसमें भी नए नाम आएंगे। मोदी के बाद हो सकता है, मुझे तो बल्कि एक जो ज्योतिष होते हैं, मेरी से बात हो रही थी हरिद्वार में एक ज्योतिष से, उन्होंने मुझे बताया कि मोदी 24 का चुनाव जीतने के बाद 2.5 साल तक ही प्रधानमंत्री रहेंगे। उसके बाद या तो वो किसी को अपना चार्ज दे देंगे, अपने मुक्ति पाके, या राष्ट्रपति की तरफ जाएंगे, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे 2.5 साल बाद, जो उनकी कुंडली में है। मुझे ज्योतिष ने बताया है ये बात, उन्होंने बड़े ठोस ढंग से बताई, और वो उन्होंने जो मुझे पहले भी बताई थी बातें वो भी काफी सत्य निकली। वैसे आज एक ज्योतिषाचार्य से मैंने भी बात की, उन्होंने तो कहा था कि सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन जिनकी मैं बात कर रहा हूं उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। उन्होंने पहले मुझे 8-10 साल से मैं उनसे टच में हूं। उन्होंने मुझे पहले भी बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी रिपीट करेंगे, योगी आएंगे, फलाना, जो भी कई सारी उन्होंने बातें बताई है। हरिद्वार में है वो रविंद्र पुरी जी महाराज, मैं आपको उनका अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं और बहुत अच्छे उनका ज्योतिष ज्ञान है। तो उन्होंने मुझे ये बात बड़े ठोस ढंग से बताई है। देखो, मैं आपको शुरू में बता रहा हूँ कि वो 24 का चुनाव जीतने के बाद जो उन्होंने कहा है कि वो जीतेंगे, लेकिन 2 या 2.5 साल बाद वो उससे रिजाइन दे देंगे। चलिए, वो तो भविष्य की बात, अभी तो चुनाव, लोकसभा चुनाव हो। मैं तो वही बता रहा हूँ, तो ये बता ही रहा हूं मैं ना भविष्य की। तो ऐसा नहीं है कि नए प्रयोग नहीं करते, बिल्कुल नए प्रयोग भारतीय जनता पार्टी और संघ ये मिलकर करता है। और ये देखिए, जितने भी जो नेता आए हैं सब या तो संघ में भी संघ परिषद के हैं, और या फिर वो अखिल भारतीय वो जो परिषद जो है इनकी ABVP उसके वो रहे हैं। हाँ, सारे तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नए हैं, उन्हें संगठन का अनुभव है, संगठन में 2 बार संगठन मंत्री रहे हैं भजनलाल शर्मा। तो
ऐसे ही धीरे धीरे नई पीढ़ी तैयार कर रही है संघ और भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं वो नई पीढ़ी तैयार कर रहे हैं और एकदम से नई पीढ़ी को दे देंगे वो भी। जी मैं अब वापस आऊंगी आपके पास। गोविंद शर्मा जी, ये तो मोदी जी की बात हो गई, बीजेपी की बात हो गई, अब जरा बात करते हैं इंडिया अलायंस की। इनका क्या होगा? ये समीकरण ही नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। राजस्थान में भजनलाल शर्मा जी को कमान सौंप दी जाती है, आदिवासी चेहरा छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर मोहन यादव जी ओबीसी वर्ग, इनका जो गणित है ये जातीय जनगणना लेकर आए। लेकिन जातीय जनगणना, एक तो कांग्रेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम और विपक्ष का प्रॉब्लम यह है कि बीजेपी जिस तरीके से मुद्दों को उठाती है, धीराज साहू का मुद्दा पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से बीजेपी उठा रही है, हम डिनाई ही नहीं कर सकते। उसी जगह कांग्रेस हो गई या अन्य पार्टियां मुद्दों को उठा ही नहीं पाती। जातीय जनगणना इनके पास एक बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन वो भी ये ठीक तरीके से भुनाने में कामयाब नहीं रहे। मोदी जी ने और शाह साहब ने मिलकर के अपनी एक नई रणनीति के तहत समाज में एक नया मैसेज छोड़ दिया है कि अब राजा का लड़का राजा नहीं बनेगा। माननीय मुलायम सिंह का बेटा अखिलेश ही मुख्यमंत्री बनेगा, लालू यादव का लड़का तेजस्वी भले पढ़ा लिखा हो या ना हो लेकिन मुख्यमंत्री वही बनेगा, मायावती का भतीजा ही उत्तराधिकारी होगा। इस मिथक को इन दोनों नेताओं ने तोड़ा है, जैसा कि मेरा मानना है। तो ये एक समाज में और वोटरों पर इसकी बहुत बड़ी छाप पड़ेगी पूरे देश में कि भाजपा में इस तरीके की रणनीति नहीं तैयार की जाती है। कोई भी जमीनी लीडर भी एमएलए, एमपी और मुख्यमंत्री बन सकता है। ये बहुत बड़ा मैसेज दिया भाजपा ने। अब दूसरी चीज हम ये कहना चाहते हैं, इंडिया की रणनीति भी तेजी से तैयार होगी। ऐसा नहीं कि वो कहीं कमी रखेंगे अपनी। 17 तारीख को इनकी भी बैठक दिल्ली में होने वाली है और उस रणनीति के तहत ये जनगणना का, जातीय जनगणना का मुद्दा बहुत तेजी से उठाएंगे। ऐसा नहीं कि इसको उन्होंने कमजोर कर दिया, इसके मैसेज को खत्म कर दिया है। यही मुद्दा इनके लिए बहुत बड़ा कामयाबी देगा, क्योंकि समाज ये भी जानता है कि सामान्य वर्ग हो या अन्य वर्ग हैं, उनकी राजनीतिक भागीदारी ज्यादा है। आप कहीं भी देख लीजिए, चाहे जुडिशरी में देख लीजिए या राजनीति में देख लीजिए, जितने उच्च पदों पर हैं लोग सामान्य लोग ही हैं ज्यादातर। तो जातीय जनगणना अगर पूरे जोर शोर से इन्होंने उठा दिया कि हर जगह भागीदारी होनी चाहिए, ओबीसी की भी होनी चाहिए, एससी एसटी की भी होनी चाहिए, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा ये भी इनके लिए भी होगा, विरोधी दलों के लिए भी। तो अब दोनों की रणनीति कांटे की लड़ाई होगी। अब 2024 में कौन कितना अपने आप को तैयार कर लेता है, ये जो है भविष्य बताएगा। बिल्कुल। सुनील कस्बा, अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल कोई हलचल है, कोई हलचल लग रही है क्या? कुछ अपडेट है अभी? अनम्यूट कीजिएगा सुनील। बिल्कुल, अभी बीजेपी कार्यालय की बात करूं तो मैं बीजेपी कार्यालय के बाहर अभी हूं। जश्न का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हैं, वो बड़े जश्न मना रहे हैं कि आखिर एक ऐसा चौंकाने वाला नाम उनके सामने आ गया जिसकी उन्होंने भी कल्पना नहीं की होगी। और भजनलाल शर्मा के जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके आसपास मिलने वाले, उनके रिश्तेदार, उनके घर वाले हैं, बड़े ही लोग खुश हैं। वहीं प्रेमचंद बेरवा की बात करें तो वहीं पास जयपुर से ही आते हैं और प्रेमचंद बेरवा के घर के पर भी बड़ी खुशियों की माहौल है। उनको पता भी नहीं था कि आखिर उनको डिप्टी सीएम का पद है यहाँ पे दे दिया गया है। अब जो भजनलाल शर्मा है, उनके सामने राजस्थान की नई चुनौतियां रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो में जो बड़े बड़े दावे किए थे, जो नई नई योजनाएं लाने के लिए बात की थी, महिलाओं की सुरक्षा की बात की थी, अब पेट्रोल और डीजल की बात करें, डबल इंजन सरकार की बात की थी, तो अब डबल इंजन की सरकार बन गई। अब देखते हैं राजस्थान का विकास कितनी प्रगति से, कितनी तेजी से वो आगे बढ़ा पाएंगे। युवाओं के बड़े मुद्दे थे, बेरोजगारी, पेपर आउट की बात करें कि पेपर, पिछली सरकार में इतने सारे पेपर भर्तियां अटकी थी, पेपर आउट हुए थे, अब क्या वो इन चीजों पर लगाम लगा पाएंगे? ये देखने वाली सबसे बड़ी
चीज रहेंगी। महिला सुरक्षा के लिए हर जिले के अंदर महिला थाने खोलने की बात की थी, तो इन चीजों को कितना जल्दी अमल में लाया जाएगा। जो मैनिफेस्टो चुनाव से पहले जो जनता से बड़े बड़े वादे किए थे, ये वादे कितनी जल्दी धरातल पे आएंगे, ये देखने वाली सबसे बड़ी चुनौती रहेगी और देखने वाली सबसे बड़ी बात रहेगी। और क्या डबल इंजन की सरकार क्या राजस्थान का विकास कर पाएगी, क्या केंद्र सरकार से कितनी मदद मिल पाएगी और मोदी जी राजस्थान का कितना विकास अब कर पाएंगे, ये देखने वाली सबसे बड़ी चीज रहेगी। क्योंकि गहलोत सरकार पे लगातार आरोप लगे थे, लॉ एंड ऑर्डर भी एक बड़ी चुनौती थी। अब देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर को किस प्रकार से मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि बजरंग शर्मा को मुख्यमंत्री का तो इतना अनुभव नहीं, पहली बार मुख्यमंत्री बने, पहली बार इतने बड़े पद पे पहुंचे। तो वसुंधरा राजे है कितना उनको सपोर्ट करती है, और जो शीर्ष नेतृत्व है और जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता है जिनको बड़े पद नहीं मिल रहे, क्या उनका अनुभव उनके काम आएगा, किस प्रकार से राजस्थान को अब लेके जाएगा, ये आने वाला समय बता पाएगा। जी ऐसी जी सुनील, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और गिरधर जी का रुख करना चाहेंगे यहाँ पर। गिरधर जी, अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए चुनौतियों की बात जैसे कि हमारे संवाददाता भी कर रहे थे कि बड़ी चुनौतियां हैं भजन लाल शर्मा जी के आगे। महिला सुरक्षा राजस्थान में एक बड़ा मुद्दा है और उस पर कैसे बीजेपी काम करेगी ये देखना होगा। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा था। और महिला जो आंकड़े थे एनसीआर के, उसमें भी ये था कि भाई इनके जो है राजस्थान नंबर 1 पर है इनमें, और खासतौर से महिलाओं के साथ जो क्राइम होता है उसमें वो नंबर 1 था। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, इसमें दो राय नहीं है। और जैसे अभी आपके साथी बता रहे थे वहां से अपनी रिपोर्ट में कि ये मुद्दा विशेष तौर पे लोगों के बीच में गया था, और जिसको कि भारतीय जनता पार्टी ने भुनाया भी इस मुद्दे को। मुझे 2018 का भी चुनाव याद है कि जब वसुंधरा राजे सिंधिया हारी थी तो एक नारा चला था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। ये एक नारा उस टाइम भी चला था। तो वो हार गई थी वसुंधरा राजे, और ये उस टाइम कांग्रेस की सरकार बन गई थी। तो ये इस बार भी मोदी के नाम पे ही वोट इन्होंने मांगा है। तो इसलिए ये कहना वो तो रिवाज नहीं बदल पा रहा है राजस्थान का। बिल्कुल बिल्कुल, उत्तराखंड में तो बदला था, यहाँ नहीं बदल पा रहा है। बिल्कुल, जैसे अभी हमारे शर्मा जी बता रहे थे, जो हमारे पत्रकार साथी हैं, कि बहुत बड़ा मैसेज इन्होंने ये दिया है कि देखो वसुंधरा राजे सिंधिया का भी लड़का है, उनके भी और शिवराज जी के भी रिलेशन में होंगे कोई ना कोई, या हरेक के होते ही हैं बेटे, या वो किसी को बढ़ावा नहीं देती भारतीय जनता पार्टी। वो हमेशा नए चेहरे लाती है और ये मैसेज देने का काम करती है कि हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है। ये बहुत बड़ा मैसेज जनता के बीच में जब जाता है तो एक परसेप्शन बनता है कि भारतीय जनता पार्टी के फिर क्यों उसके खिलाफत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, क्यों ना हम उसे वोट दें। जब मोदी की गारंटी भी काम कर रही है, वो जातिवाद में भी नहीं है, वो परिवारवाद में भी नहीं है, वो आर्थिक जो, या ये कहिए कि करप्शन में भी नहीं है। जैसे कि आपके 350 करोड़ रुपए पकड़े गए, इस टाइप से कुछ अभी नहीं, किसी ने ना तो कोर्ट में गया, ना किसी ने एफआईआर दर्ज कराई, किसी कांग्रेसी नेता ने, विपक्ष ने, कोई ऐसा भी आरोप किसी पे कहीं पर नहीं लग रहा। तो क्यों ना हम भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। ये जो परसेप्शन बनता है, ये कांग्रेस कैसे तोड़ेगी इस बात को। जातिवाद के मुद्दे पर तोड़ना चाहा था उन्होंने, और पूरा राजस्थान का, मध्य प्रदेश का चुनाव, फिर राहुल गांधी की हर रैली में यह मुद्दा था कि जातियां क्यों संरक्षण होना चाहिए, फलाना होना, ये पूरा उन्होंने उकसाने का काम किया। लेकिन मोदी ने उसको सिर्फ मोदी की गारंटी के नाम पर उसकी तोड़ निकाली। तो ऐसा नहीं कि मुद्दे कांग्रेस के पास नहीं है, लेकिन उसका वो परसेप्शन नहीं बना पाते, उसको वो स्वीकार्यता नहीं उसकी हो पाती जनता के बीच में। जो मोदी और शाह अपनी स्वीकार्यता बना लेते हैं, वो ये नहीं बना पाते। तो इसके लिए इनको मंथन करना पड़ेगा। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कांग्रेस से और विपक्षियों से कि उनका वोट बहुत कम नहीं है। राजस्थान में भी 1-1.5% से ही वोट से जीते हैं, मध्य प्रदेश में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 0.75 का या 1% से, सब 1-2% का फर्क है। थोड़ा सा भी अगर ये एक होकर अच्छी रणनीति बनाए तो बहुत अच्छा विपक्ष सत्ता में भी आ सकता है और विपक्ष में भी आ सकता है। और जैसा कि जरूरी भी है कि एक अच्छे लोकतंत्र में विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, ये जरूरी भी है। तो ये हो सकता है, लेकिन किस तरह से परसेप्शन बनाते हैं, किस तरह से अपनी जी, हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, एकजुटता संभव नहीं है। एकजुटता के लिए आपको पहले तो सीटों का बंटवारा, अभी मध्य प्रदेश में चुनाव के दौरान हमने देखा कमलनाथ और अखिलेश यादव के बीच में क्या हुआ। छोटे छोटे इश्यूज हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन फिर भी ये लोग उस समन्वय स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, और ये बात इनको समझनी होगी। और ये जितनी जल्दी समझे उनके लिए चुनाव जीतना उतना ही आसान हो जाएगा। गिरधर शर्मा जी, क्या राय है आपकी इस पर? माफ कीजिएगा, गोविंद वर्मा जी। हाँ, गोविंद शर्मा
गोविंद दोनों ही वर्मा जी। गिरधर गोविंद भी एक ही पर्यायवाची शब्द है। गोविंद जी, जी मैडम। सवाल मेरा यही था कि ये जो इंडिया अलायंस है इसको कहीं ना कहीं अब इस ओर ध्यान देने की जरूरत है कि भाई ये जो आपस में गुटबाजी कर रहे हैं और इसका खामियाजा फिर अगर लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा और ये सीटों का बंटवारा हो गया, ये सबसे बड़ा मुझे लगता है इंडिया अलायंस का ड्रॉबैक होने वाला है अगर ये लोग इस पर काम नहीं करेंगे तो। 17 तारीख को इसका निर्णय हो जाएगा दिल्ली की बैठक में, और 100% मेरा कहना है कि ये लोग एकजुट हो जाएंगे, एकजुट होकर के लड़ेंगे। अगर एकजुट होकर के नहीं लड़ते तो खूब जान चुके हैं कि उनके मध्य प्रदेश में क्या स्थिति हुई, राजस्थान में क्या स्थिति हुई, तो वही चीज पूरे देश में हो जाएगी। इसलिए हमारा कहना कि ये निश्चित तौर पर हर तरीके से एकजुट होने का पूरा प्रयास करेंगे। हाँ बिल्कुल, लेकिन देखिए गोविंद जी, क्या ये प्रयास तो ये कर ही रहे, प्रयास तो ये पहले भी कर रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये गठबंधन जो है ये बना रहे। अन्य राजनीतिक दल, कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखिए प्रॉब्लम जैसे समाजवादी पार्टी यूपी में, अगर हम बात करें बंगाल की तो टीएमसी, यहाँ ममता बनर्जी के साथ जो चीजें हैं, ये जो विवाद स्थापित हो रहे हैं ना धीरे धीरे, ये प्रॉब्लम क्रिएट करे। आम आदमी पार्टी पंजाब में और जहां पर इनकी सरकार है दिल्ली में, इनको प्रॉब्लम होगी। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। आप 17 तारीख तक इंतजार करिए केवल, और 17 तारीख बाद बिल्कुल इंतजार बंद कर दीजिए एकदम। उसके बाद एक नहीं हो पाएंगे अगर 17 को नहीं होंगे। 17 तारीख को रणनीति बन जाएगी, एकजुटता होनी होगी तो हो जाएगी, वरना ये गठबंधन समझ लीजिए फेल हो गया। केवल आप 17 तारीख तक इंतजार करिए, 5 दिन का और टाइम है आपके पास। बिल्कुल। और हाँ, अगर ये नहीं करते हैं, मान लीजिए नहीं करते गठबंधन, तो सबका नुकसान होगा। ये चीज अखिलेश भी जानते हैं, ये चीज नीतीश भी जानते हैं, मायावती जी भी जानती हैं, और रह गई ममता जी, ये उनको भी ज्ञान है। सब सीनियर लीडर हैं, आज के लीडर नहीं है, बहुत सीनियर, मोस्ट सीनियर लीडर हैं, तो इनको सबको ज्ञान है कि हमें एक साथ रहना चाहिए। एक साथ रहने से हमें क्या लाभ होंगे, क्या हमें हानियां हो जाएगी। और पहला परिणाम ये देख ही चुके हैं, अलग अलग चुनाव लड़ करके ये परिणाम देख चुके हैं, अपना हाथ तो देख चुके हैं कि हमारा हाथ क्या होगा। इसलिए निश्चित तौर पर ना चाहते हुए भी नहीं, और एक साथ रहना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। ये भी मेरा शब्द है साथ में, ये बिल्कुल मजबूरी होगी। गिरधर जी, बिल्कुल। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर तो जिस तरीके से सीटों के बंटवारों को लेकर या जो भी बातचीत, यहाँ पर भी गोविंद शर्मा जी ने कहा कि हम 17 तक वेट करते हैं, फिर देखते हैं कि आखिर इंडिया अलायंस किस ओर जाता है, एक साथ दिखती है या नहीं दिखती है, वो अलग चीज है। लेकिन राजस्थान में चुनाव में एक चीज और निकल कर आ रही थी, ये कहा जा रहा था कि हो सकता है महिला आरक्षण जो दिया गया है उसका भी कोटा इस्तेमाल करते हुए ये कहीं ना कहीं ये ना कह दिया जाए कि हम उस कोटे का इस्तेमाल करते हुए ये महिला मुख्यमंत्री आपके सामने ला रहे, ये कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन फिलहाल उन्होंने बिल्कुल ऐसा चांसेस, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, इसके बिल्कुल चांसेस थे कि महिला मुख्यमंत्री कोई नया चेहरा, दिया कुमारी जैसे या कोई और भी कोई नया चेहरा के नाम की पूरे मीडिया जगत में यही चर्चा थी कि कोई ना कोई महिला को लाकर वो ये शो करेंगे कि जो हम महिला का हम सम्मान करते हैं, जो महिला बिल लाए हैं, जो उन्होंने पास करवाया है, उसको हम प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में उसको शो करते। लेकिन मैं एक चीज गोविंद शर्मा जी से बिल्कुल सहमत हूं, उन्होंने बहुत सही बात की कि देखिए मजबूरी हो गई है विपक्ष की अलायंस की कि वो एक हो। अगर एक होना उनकी मजबूरी है, नहीं तो बहुत मुसीबत में आ जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि या तो एक हो जाएंगे नहीं तो फिर वही हाल होगा जो राजस्थान और इसमें मध्य प्रदेश में हुआ है। और इसी को जो मोदी की टीम है, अगर आपको उनके बयान याद हो, मुझे याद है चुनाव के बीच बीच में जो विश्लेषण होते थे, उसके जो मीडिया उनसे लेता था उनकी राय, तो ये अब ये कहने लगे थे कि हमें 50+ ऊपर जाना है, 50% के ऊपर जाना है। क्यों? क्योंकि देखिए 40% पे तो सरकार बनी रही है ना, 42-41 पे सरकार बनी रही है, लेकिन 50+ पे क्यों जाना है कि अगर यहाँ पर राज हारने के बाद अगर विपक्ष एक हो जाता है तो 50% से ऊपर चाहिए ही चाहिए। तो वो मोदी को पता है ये बात, संघ को पता है, उनकी रणनीतिकारों को पता है ये बात कि हम लोग जो है डायरेक्ट फाइट में बहुत मुश्किल पड़ेगी।
लेकिन मैं एक बात फिर एक अलग से एक बात और भी कहना चाहूंगा। देखिए, दिल्ली में 7 सीट 67-70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी जीती और उनका वोट परसेंटेज बहुत अच्छा रहा उसमें। लेकिन उसके बावजूद भी वो सांसद में आ रहे सारे 7 सीटें। क्यों? क्योंकि वो चेहरा मजबूत उनके पास प्रधानमंत्री का नहीं था कोई। वो जीत जनता ये भी देखती है कि प्रधानमंत्री का मजबूत चेहरा कौन सा है। अगर ये लोग अभी से ही विपक्षी गठबंधन एक चेहरा नहीं देंगे तो आखिर मोदी के सामने कौन? ये बड़ा प्रश्न परसेप्शन बनाता है, ये स्वीकार्यता बनाता है, ये उनकी राय देता है जनता के बीच में। वो राय अगर नहीं जाएगी, वो परसेप्शन नहीं बनेगा कि मोदी के सामने कौन, तो फिर अलग अलग आप राज्यों में एक एक होकर लड़ते रहिए। आम आदमी पार्टी जीतेगी 67 सीटें विधानसभा में, लेकिन 7 सीटें वो हारेगी। चाहे मध्य प्रदेश का ले लीजिए, एक सीट छोड़कर 25 की सारी सीटें जीती भारतीय जनता पार्टी। जब अगर सांसद का चुनाव होगा तो मोदी का परिणाम का जो चेहरा भारी, जो उसका चेहरा है, जो उनकी मोदी की गारंटी है, वो सबसे भारी पड़ जाता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए गोविंद शर्मा जी की राय से मैं सहमत हूं कि विपक्ष को एक होना ही पड़ेगा, चाहे मन मिले ना मिले, चाहे दिल मिले ना मिले, लेकिन उन्हें तन मिलाने पड़ेंगे आपस में, उनको हाथ मिलाने पड़ेंगे आपस में। ये उनकी मजबूरी होगी। नहीं तो जो मध्य प्रदेश में हुआ, विधानसभा में जो यहां हुआ, वही छत्तीसगढ़ में हुआ, वही देश में होगा। तो एक होना जरूरी है और चेहरा देना भी जरूरी है। ये दो बात मैं जरूर आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये चेहरा अगर नहीं देंगे तो मोदी के सामने कौन भी पलड़ा भारी मोदी का ही पड़ेगा। नहीं तो अगर इन्होंने चेहरा अभी से नहीं दिया तो। बिल्कुल। गोविंद वर्मा जी, गुजरात में जब चुनाव हुए थे तो मुझे याद है कि माफ कीजिएगा, जब हिमाचल में और केरल में चुनाव हारे थे ये लोग, बीजेपी जब चुनाव हारी थी, और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि मोदी मैजिक कहीं खत्म हो रहा है और जातीय समीकरण नहीं चलेंगे, धर्म की राजनीति नहीं होगी, अब विकास की बात होगी, और इस तरीके की बातें विपक्ष ने करनी शुरू कर दी थी हिमाचल और केरल जीतने के बाद। लेकिन अब जिस तरीके से एक बार फिर ये मोदी मैजिक दिखाए, या मोदी की गारंटी पे ही तो वोट मिले हैं, मोदी की गारंटी ही तो काम कर रही है, और एक बार फिर ये जातीय समीकरण और ये धर्म जाति एक बार फिर हावी होने लगा, तो हम ये तो कह सकते हैं कि इस देश की राजनीति धर्म के इर्द गिर्द घूमती है। देश की राजनीति हमेशा, माफ कीजिएगा, हिमाचल और कर्नाटक, हिमाचल और कर्नाटक में जो चुनाव हुए थे, असल में मोदी जी की हिंदी बहुत बढ़िया है, लच्छेदार बातें करते हैं। अभी महिला आरक्षण पर देख लीजिए, उन्होंने एक हमारे गांव में कहावत कही थी, मैं कानपुर देहात और बनीपारा का निवासी हूँ, वहां कहते थे, हम बहुत छोटे थे, कि मुंह में राम और बगल में ईंटा, और मिल जाए राम धमक दे ईंटा। राम 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 राम, और रामचंद्र जी दिखाई पड़ता तो एक ईंटा मार दें। तो यही हालत है, यही हाल है मोदी जी के। महिला आरक्षण दिया मैंने, महिला आरक्षण दिया, अरे आरक्षण दिया होता तो 3 प्रदेशों में एक जगह महिला बना देते हैं आप मुख्यमंत्री, उसमें आपका क्या नुकसान हो रहा था भाई? तो ये जो है चीज, अब ये अगर इतने आप जो है महिलाओं के प्रेमी होते या उनको सम्मान देने वाले होते, मणिपुर में हश्र देखा है पूरे देश ने, महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ है ये भी पूरा देश देख चुकी है। जनता अभी भूली नहीं है हर चीज को। आप बार बार कह रही हैं कि इंडिया का क्या होगा, इंडिया भी दिखाएगी इनको करिश्मा। ऐसा नहीं है मोदी समझ ले कि हलवा है, हम खा लेंगे, हम प्रधानमंत्री फिर बन जाएंगे। नहीं गोविंद जी, अभी तो आपने कहा ना कि हम 17 तक इंतजार कर लेते हैं। अरे इंतजार करिए, अब ज्यादा दिन दूर नहीं है, दिल्ली दूर नहीं है मैडम, अब दिल्ली दूर नहीं है, गांव की भाषा बोल रहे हैं। नहीं, तो ये बात ठीक है आपकी कि इंडिया गठबंधन जो है वो आगे अपना दमखम दिखाएगा। आपने लेकिन ये भी कहा कि इन्हें एकजुट होना ही पड़ेगा, तो 17 तक हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर कर्नाटक हिमाचल की बात इसलिए कर रही थी क्योंकि विपक्ष इस बात को लगातार कहता आ रहा था कि अब इस तरीके की राजनीति नहीं होगी, जनता सब समझ चुकी है। लेकिन ये 3 चुनाव जो जीते, हारे हुए चुनाव जीते गए भाई। मध्य प्रदेश की बात करें तो 6 महीने में चुनाव पलटा, राजस्थान में 6 महीने में चुनाव पलटा, छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लग रहा था कि बीजेपी जीत सकती है, लेकिन वो भी कांग्रेस के हिस्से में जा रही थी। लेकिन ये 6 महीने में जिस तरीके से चुनाव परिवर्तित हुआ और मोदी की गारंटी जिस तरीके से हाईलाइट हुई, तो मोदी मैजिक तो काम कर रहा है ना, मैं ये पूछ रही हूँ सर। नहीं, मैजिक नहीं काम कर रहा है यहाँ। यदि जी, इसका जवाब मैं आपसे भी लूंगी। ईवीएम जो है, ईवीएम जो है
माता श्री वो हमारी काम करे, उनको बार बार प्रणाम करना चाहिए ईवीएम को। और अगर दम है ना मोदी जी में और सासाराम में, तो एक बार जो है बैलेट पेपर करा के दिखा दें और फिर जिता के दिखा दें, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो। बिल्कुल गोविंद जी, देखिए अब लेकिन ये राजनीतिक समीकरण जो है ये किस ओर जाएंगे ये तो आने वाला ही वक्त फिलहाल बताएगा। गिरधर जी माफी चाहूंगी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी को बनाया गया है। बीजेपी ने किस तरीके का राजनीतिक समीकरण रखा है, लोकसभा चुनाव में इसका क्या असर होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।